हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के नेक्स्ट सेशन को देखने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपके 300 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके ग्रामर के, जो हमारी 1000 की सीरीज़ चल रही है ना, जो 1000 की सीरीज़ चल रही है हमारी ग्रामर की, जिसमें से हमने 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 301 से देखेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे आपके ना, आज के क्वेश्चन पूरा फिल इन द ब्लैंक वाले हैं। यानी कि हर दिन मैं कुछ नया ही लेके आऊँगी। आज की जो क्वेश्चन हम करेंगे पूरा 50 क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेशन में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये 50 क्वेश्चन पूरा आपका फिल इन द ब्लैंक होगा। चीज़ें वही रहेंगी बट फिल इन द ब्लैंक। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हो। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितना आपने इसमें सही किया है ईजी, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हो। लिटरेचर के नोट्स, अभी फ़िलहाल लिटरेचर के नोट्स हैं, ग्रामर के नोट्स हैं बट ओल्ड हैं, अभी न्यू नहीं बने हैं। बाकी लिटरेचर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मिल जाएंगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के नोट्स मिल जाएंगे। राइटर, जैसे टीजीटी में आपके 6 राइटर हैं तो 3 राइटर के अभी मिल जाएंगे। 3 राइटर अभी रेडी हो रहे हैं, ठीक है, उनको रेडी किया जा रहा है। तो 3 राइटर की PDF शेक्सपियर, मिल्टन और ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल, इन तीनों की PDF मिल जाएगी। शेक्सपियर, मिल्टन एंड ऑरवेल, इन तीनों की PDF मिल जाएगी। बाकी गोल्सवर्दी, कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, उनकी PDF अभी रेडी की जा रही है। तो ये हो गया TGT। अच्छा, PGT की भी बच्चे बोलते हैं बार बार, तो इनके बाद तुरंत PGT का ही नंबर है। PGT को फिर हम क्या करेंगे, उसको पूरा फैक्ट कवर करेंगे PGT का, क्योंकि उसमें अगर थ्योरी बनाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा लेंदी वो PDF बन जाएगी। इस वजह से उसको फैक्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे क्या, मतलब फैक्ट के थ्रू वो PDF बनेगी PGT की, ठीक है। तो बाकी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं लिटरेचर की, 92 या 91 क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरी की, लिटरेचर की, आपके TGT की। वो आप देखिए, आपके यूट्यूब चैनल पे ही चल रही है, हिना इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, वहाँ पे 92 या 93 करके ऐसे, या 91 ऐसे करके एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। उसमें आप देखोगे पूरा सीक्वेंस से पूरी TGT की जितने भी राइटर हैं उनके वर्क्स, राइटर के बायोग्राफी, उनके वर्क्स को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। यानी कि थ्योरी पढ़ाई गई है, जैसे आप पेड में पढ़ते हो। तो जाके ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए फिर ग्रामर को आज देखते हैं। ग्रामर के भी हो गए होंगे, 4-5 क्लास हो चुकी होंगी। आज 30 यानी कि 300 हमने कंप्लीट कर लिया। 301 से देखेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और फीडबैक भी दिया करें, ठीक है, सो दैट कि ये क्लासेस चलती रहें। वीडियो जो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ये थ्योरी वाली जो क्लासेस चल रही है TGT की, ये चलती रहें, स्टॉप ना हो। और ये सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डिमांड दैट ही डैश अपोलोजाइज इमीजिएटली। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अपोलोजाइज आएगा कि अपोलोजाइज, या शैल अपोलोजाइज, या अपोलोजाइज्ड। ओके, बताना। आई डिमांड दैट ही डैश इमीडिएटली, क्या आएगा, अपोलोजाइज या शैल अपोलोजाइज या अपोलोजाइज्ड। देखिए एक चीज़ याद रखना हमेशा आप लोग कि कुछ ये ना, ये जानते ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एक सब्जेक्टिव मूड का एक रूल है, सब्जेक्टिव मूड का, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड का एक रूल है जो आपने याद रखना है। वो रूल ये है, जब भी सेंटेंस में डिमांड आए, जब भी आपके सेंटेंस में डिमांड आता है या इंसिस्ट आता है ना, इंसिस्ट आए या फिर सजेस्ट आए, या फिर सजेस्ट आए, या फिर रेकमेंड आए, रेकमेंडेड आए, नहीं सॉरी रेकमेंड आए, ठीक है, डिमांड आए, इंसिस्ट आए, सजेस्ट आए, रेकमेंड आए, ये कुछ ऐसे शब्द आते हैं जब भी आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो जानते हैं ये क्या डिमांड करते हैं, ये ऑर्डर की, मतलब आदेश का डिमांड करते हैं, है ना। तो इनके बाद अगर दैट लगा हो, तो दैट के बाद अगर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। प्लूरल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे आई डिमांड आया, मैंने डिमांड किया, दैट ही डैश इमीजिएटली, तो दैट आया, उसके बाद
आपकी जो सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो ही है। मैंने कहा सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म मतलब बिना, मतलब V1 आएगा, वर्ब का जो आएगा V1 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि ही है तो ही के वर्ब में SEIES लगा दो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपोलोजाइड, ये तो आपकी V2 हो गया। शैल अपोलोजाइज होगा नहीं, अपोलोजाइज इसमें ES, मैंने कहा वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये करेक्ट हो गया A वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, सेल्डम डैश सो वेहेमेंटली। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या फिल करोगे, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि अक्सर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक वाला भी क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं आप कितना इसमें सही पकड़ पाते हो या नहीं। चीज़ें वही रहती हैं, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है। देखिए सेल्डम डैश सो वेहेमेंटली, देखिए जो आपका ये इन्वर्जन का नियम है ना, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपके सेल्डम से हो, ये मैंने कितनी बार ही आपको बताया है, सेल्डम हो या फिर नेवर हो, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम से हो, नेवर से हो, या फिर हार्डली से हो, है ना, या फिर आपका हार्डली से हो, रेयरली से हो, रेयरली याद रखना, रेयरली हो, या फिर आप बोल सकते हो नो सूनर से हो, ये कुछ एडवर्ब्स भी हैं, नो सूनर से हो, ठीक है, या फिर बेयरली से हो। जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत इतने सारे वर्ड्स से हो तो समझ जाओ यहाँ पे इन्वर्जन का रूल लगेगा। इन्वर्जन का मतलब इनके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आएगा, और देन उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनके बाद अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड है तो भाई यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब सिंपल याद रखना, जब भी इन सभी से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, ये इन्वर्जन, इसे ही उल्टा क्रम कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो देखते हैं यहाँ पे सेल्डम से स्टार्ट आया, यानी कि इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब कर दिया इसलिए गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है, देन सब्जेक्ट दिया, ये सही हो सकता है, लेकिन डी वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब इधर दे दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत, यही आपका सही हो गया। हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका वर्ब आया। वर्ब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डज है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर यहाँ पे हैड लगा होता, हैज़ लगा होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो वर्ब डिसाइड करेगा, वो हेल्पिंग वर्ब के डिसाइड करता है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट यू एंड डैश फिनिश द टास्क। यहाँ पे हमें बताना है क्या फिल करोगे, लेट यू एंड। आज पूरा क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक वाला ही है, सब कुछ पूरा क्वेश्चन वही मिलेगा, क्योंकि आज मैंने वही सेशन ही रख लिया है कि देखते इसमें आप सही कर पाते हो कि नहीं। वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बस मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। देखिए लेट जो वर्ड होता है ना, लेट, ध्यान रखना, लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी कि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ध्यान रखना लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मी, जैसे कि हिम, ये क्या है, आई का मी ऑब्जेक्ट हुआ, ही का हिम हुआ, वी का अस हुआ, है ना, दे का देम हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो लेट के बाद अब यहाँ पे आएंगे, लेट के बाद क्या आया है, यू आया है, तो यू आपका सब्जेक्ट यू बनता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है ना। तो यहाँ पे ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यू का ऑब्जेक्ट रखा है और फिर एंड जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं ना कि एंड से, अगर एंड से इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा। अगर एंड से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है और एंड से जुड़ा हुआ दूसरा वर्ब अगर हमको रखना तो उसको भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो होता है कैसा, अब बोल सकते हैं उसको पैरेलल रखना है एंड से अगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है
एडजेक्टिव है और यहाँ से एंड से जोड़ना है तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं कि आप एडवर्ब रख सकते हो, गलत हो जाएगा। पैरेललिज्म मतलब पैरेललिज्म, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया और एंड से जुड़ा, तो आगे भी आपका ऑब्जेक्ट ही आप रखोगे, कोई सब्जेक्ट नहीं रखोगे। तो आगे ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, एम्फेटिक हो गया, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे बचा यही आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका मी हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ही डैश अ वॉक एवरी डे बिफोर द इंसिडेंट। यहाँ पे हमें बताना क्या आएगा, हैड, गॉन, वेंट, टेक्स या टुक बताना। ही डैश अ वॉक एवरी डे बिफोर द एक्सीडेंट। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ही डैश अ वॉक एवरी डे बिफोर द एक्सीडेंट, बिफोर द एक्सीडेंट दिया है। आप एवरी डे पे नहीं जाओगे, अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरी डे देखकर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में लगा देते हैं, जो कि यहीं पे गलती है। आगे लिखा है बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ही डैश अ वॉक एवरी डे, वो एवरी डे जाता था एक्सीडेंट से पहले। आगे लिखा है एक्सीडेंट से पहले। ये जो एक्सीडेंट से पहले ये बता रहा है कि ये बीते हुए समय की पुरानी आदत को ही बता रहा है। तो जब बीते हुए समय की पुरानी आदत हो, पास्ट की आदत बताने के लिए हमेशा हम किस में रखते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, यानी कि V2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैड गॉन होगा नहीं, वेंट आपका होगा नहीं, यहाँ पे टेक्स होगा नहीं, ये प्रेजेंट में टुक हो जाएगा। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक है। तो ही टेक अ वॉक एवरी डे बिफोर द एक्सीडेंट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेंट होगा नहीं, वेंट पे मत जाइएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर देन वन स्टूडेंट डैश एब्सेंट टूडे। बताओ यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन स्टूडेंट डैश एब्सेंट टूडे। तो मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा, इसका मतलब यही हो ना। तो एक से ज़्यादा का अर्थ, भले ही ये प्लूरल लगता हो कि एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, लेकिन ग्रामर का एक रूल है, एक रूल के अनुसार इसके तुरंत बाद आने वाला जो नाउन है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। भले ही यहाँ पे मोर देन वन बोल रहा है, मोर देन वन एक से ज़्यादा, लेकिन आने वाला जो आपका नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, नाउन और वर्ब हमेशा क्या होंगी, सिंगुलर ही रहेंगी। तो आर यहाँ पे प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यही एक सिंगुलर है, ये रख दोगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एल्म्स हैज़ गिवन टू द पुअर। इजी क्वेश्चन है सारे, बस फिल इन द ब्लैंक्स में रखे गए हैं। एल्म्स डैश गिवन टू द पुअर, एल्म्स मतलब होता है भिक्षा, भीख, दान। ठीक है, तो इंग्लिश में एक ऐसा नाउन है ये जिसे हमेशा प्लूरल माना जाता है, एल्म्स को, लेकिन प्लूरल होने के कारण इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। ये प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर, यही एक प्लूरल वर्ब है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, ही वॉज ब्रेफ्ट डैश ऑल होप। ब्रेफ्ट को मतलब क्या होता है, वंचित होना, छीन जाना। वंचित होना, छीन जाना, खो देना, डिप्राइव्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, डिप्राइव्ड। ठीक है, और यहाँ पे लैक भी कर सकते हो, लैक है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज हो गया, स्कार्सिटी हो गया, स्कार्सिटी। ठीक है, पॉसिटी। तो कितना हो गया, ब्रेफ्ट हो गया, डिप्राइव्ड हो गया, लैक हो गया, शॉर्टेज हो गया, स्कार्सिटी हो गया, पॉसिटी हो गया, और भी कुछ है क्या। इनका मतलब होता है, मतलब कमी होना, वंचित होना, छिन जाना, खो जाना, और इनके साथ, इन सभी के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, वो आता है ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ब्रेफ्ट ऑफ ऑल होप मतलब उम्मीद से वंचित होना।
तो ये कोई भी चीज़ आएगी सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है ऑफ। ओके बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। दे रिफ्यूज टू नकल डैश टू द डिमांड्स। इसका क्या होगा? दे रिफ्यूज टू नकल डैश टू द डिमांड, डाउन, अंडर, इन, आउट। ठीक है, ये एक फेमस आप समझ लो कि वो है, फ्रेजल वर्ब से आया है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? नकल। देखिए नकल डाउन होता है, ठीक है, नकल डाउन। नकल डाउन का मतलब किसी के दबाव में आना, है ना। किसी के दबाव में आना मतलब हार मान लेना, घुटने टेक देना, है ना। किसी के दबाव में आना मतलब हार मान लेना या घुटने टेक देना। तो यहाँ पे अंडर हो जाएगा, क्योंकि दे रिफ्यूज टू नकल डाउन टू द डिमांड्स, मतलब उन्होंने डिमांड्स के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, तो नकल डाउन हो गया। एक इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा नकल डाउन मतलब किसी के दबाव में आना या फिर हार मान लेना, सरेंडर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आई हैड माई बूट्स डैश। क्या आएगा? मेंड, मेंडेड, मेंडिंग, टू मेंड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आए थे ना आपके 22 में। 22 वाला जो पेपर हुआ था टीजीटी का, ऐसे ही करके था ना, ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक पहले क्वेश्चन थे, ठीक है। वैसे भी थोड़ा अब इसको टफ भी करेंगे, ऐसे रहेगा फिल इन द ब्लैंक और थोड़ा टफ लेवल पे रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आई हैड माई बूट्स, क्या किया मैंने यहाँ पे, मतलब मैंने अपने बूट्स की मरम्मत करवाई, है ना। यहाँ पे यही बात हो रही है ना कि मैंने अपने बूट्स की मरम्मत करवाई। मरम्मत किसी और से करवाना, तो जब कोई काम किसी और से करवा रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है? कॉजेटिव। वहाँ पे हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जब आपका कॉजेटिव वर्ब, ये रूल है कॉजेटिव वर्ब का सबसे ज़रूरी जो रूल है, जब हैव या फिर हैड, जब हैव या हैड के बाद, ठीक है, हैव या हैड के बाद कोई नॉन लिविंग चीज़, जैसे कि यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि वो नॉन लिविंग चीज़ बूट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया आता है जिस पर किसी और से काम करवाया गया है ना। तो इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट कौन सा? जिस पर वो काम हो रहा है, यानी कि वो नॉन लिविंग चीज़। जैसे आई हैड माई बूट्स, मैंने अपने बूट्स की मरम्मत करवाई, तो किस पर काम हो रहा है? बूट्स पर हो रहा है, तो ये आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देन इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंड होगा नहीं, है ना, मेंड होगा नहीं। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, एंड इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो मेंडेड हो जाएगी। मेंडिंग होगा नहीं, टू मेंड होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ही डैश अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्या आ जाएगा? फुल नेवर या नेवर फुल्ली, कंप्लीटली नेवर या डज नेवर फुल्ली। बताना है क्या होगा। ये वाला भी रूल हम समझे थे। ये आपका वो रूल है ना, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बताते हैं काम कितनी बार हुआ है। जैसे नेवर, ये आपके क्या है? जैसे कि नेवर हो गया, या फिर ऑलवेज हो गया, है ना, या फिर आपका ऑफन हो गया, है ना, या फिर रेयर हो गया, रेयर भी है, रेयर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जो ये बताते हैं कि काम कितनी बार हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इनके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब से, ये कब आते हैं सेंटेंस में? मेन वर्ब से पहले आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। यानी कि जो सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उसके पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी। अब यहाँ आते हैं, जैसे कि ही डैश अंडरस्टैंड, है ना, यहाँ पे मेन वर्ब अंडरस्टैंड है। अंडरस्टैंड्स जो है ये मेन वर्ब है, और इसके जस्ट पहले हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखनी है अगर आपके सेंटेंस में है तो। यहाँ पे नेवर और फुल्ली दोनों का यूज़ होना है, इसलिए अब यहाँ पे नेवर और फुल्ली दोनों साथ में है ना, नेवर और फुल्ली दोनों साथ में है, इसलिए सही जो क्रम होगा, सही जो ऑर्डर होगा वो नेवर फुल्ली होगा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ही नेवर फुल्ली अंडरस्टैंड, तो मेन वर्ब से पहले ये आ गए हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि वह सिचुएशन की गंभीरता को कभी पूरी तरह नहीं समझता है। ये ध्यान रखना है, मतलब ये ध्यान रखना जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब से पहले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द डैश ऑफ द टू प्रपोजल्स इज एक्सेप्टेबल। द डैश ऑफ टू प्रपोजल्स, दो प्रपोजल की बात हो रही है यहाँ पे। जब केवल दो थिंग या दो पर्सन का जिक्र हो और उनमें से बाद वाले यानी कि दूसरे वाले नंबर की बात करनी हो तो हमेशा लेटर का, ये जो लेटर होगा इसका ये टाइम के लिए शो होता है, यानी कि बाद में, जैसे कोई काम बाद में है ना, लेटर समय के लिए आता है, ये टाइम के लिए आता है। जैसे मैंने कहा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, है ना, तो ये समय के लिए आता है, ठीक है, ये टाइम के लिए आता है जो ये लेटर होता है। एक सेकेंड, टाइम के लिए आता है। और ये जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट का मतलब अभी जो हाल ही में कुछ हुआ हो, है ना, कहते हैं ना लेटेस्ट फ़ोन आया है अभी रिसेंटली, तो ये तो नहीं होगा। ये लास्ट, अंतिम, लास्ट मतलब अंतिम, तो ये भी नहीं होगा। लेटर जो होता है ना इसे कहते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे दो लोग की बात हो रही हो, एक होता है फॉर्मर, ये होता है पहले वाला। जैसे दो लोग की बात हो रही है, चाहे वो दो पर्सन की बात हो रही हो, चाहे वो दो थिंग की बात हो रही हो, तो जब हमें दूसरी चीज़ पसंद आती है तो हम कहते हैं बाद वाला हमें अच्छा लगता है, या दूसरा वाला हमें अच्छा, तो दूसरा वाला या बाद वाला उसके लिए हम लेटर लगाएंगे, या पहला वाला अच्छा लग रहा है तो फॉर्मर लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी लास्ट वाला मैंने आपको समझाया, लास्ट मतलब दो से अधिक चीज़ों में सबसे आखिरी के लिए आता है, सबसे अंतिम के लिए आता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो प्रपोजल की बात हो रही है कि दो प्रपोजल में द डैश ऑफ द टू प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल, यानी कि दो प्रपोजल में कौन सा एक्सेप्टेबल हुआ है, तो ये लेटर आएगा, बाद वाला ही, है ना। दो प्रपोजल में बाद वाला जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। डैश यू ट्राई यू विल फेल। ये कंडीशनल सेंटेंस का है, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, या यदि नहीं वाला सेंस निकल रहा है, जब तक कि नहीं, इफ़ नॉट, है ना। ये जो अनलेस है ना ये इफ़ नॉट का ही सेंस निकालता है, और ऑलरेडी ये जो होते हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। अनलेस हो गया या अनटिल हो गया, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, इनमें ऑलरेडी नॉट है, तो कभी भी इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता हो, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे अनलेस यू ट्राई, यहाँ पे अनलेस हो जाएगा, अनलेस यू ट्राई, यानी कि इफ़, इसका मतलब ये हुआ इफ़ यू डोंट ट्राई, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू विल फेल, तो अनलेस भी यही निकालता है, अनलेस का मतलब इफ़ नॉट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन के लिए आपका अनलेस आएगा, टाइम का अगर टाइम शो हो रहा है तो अनटिल आएगा। द मैन डैश आई थॉट वॉज अ थीप प्रूव्ड इनोसेंट। यहाँ पे क्या होगा, द मैन डैश आई थॉट वॉज अ थीप प्रूव्ड इनोसेंट, तो रिलेटिव प्रोनाउन का है ये, है ना। आई थॉट मुझे लगा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आई थॉट मुझे लगा, है ना। द मैन डैश आई थॉट वॉज अ थीप प्रूव्ड इनोसेंट, देखिए द मैन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे द मैन ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक वर्ब होना जरूरी है, तो इसका वर्ब ये है, यानी कि इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है, इसमें एक और वर्ब है प्रूव्ड, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। तब हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर बराबर है हर जगह तब तो हम हुम लगा देंगे, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर बात करेंगे, वर्ब ज़्यादा है, सब्जेक्ट मतलब वर्ब अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पे हुम तो सब्जेक्ट का काम करता नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। विच करता नहीं है, विच नॉन लिविंग चीज़ के लिए आता है जो कि कंजंक्शन का काम करता है, ये भी नहीं होगा। हुज़ भी नहीं आता है, हुज़ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हु है यही एक सब्जेक्ट का काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम यही करता है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हु करेक्ट हो जाएगा। द मैन हु आई थॉट वॉज अ थीप प्रूव्ड इनोसेंट, हु करेक्ट हो जाएगा। द मैन वॉज अ थीप, वह आदमी चोर था, यही ना। मतलब आई थॉट मुझे लगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लॉज है यहाँ पे, आई थॉट,
जिसे बीच में डाल दिया गया है। इसे हटाकर अगर हम पढ़ेंगे तो द मैन वॉज अ थीप, है ना, द मैन हु वॉज अ थीप प्रूव्ड इनोसेंट। इसलिए यहाँ पे इंसानों के लिए सब्जेक्टिव केस हु रहेगा। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर बराबर हैं, तब हु और हुम में हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। बट अगर वर्ब ज़्यादा हो गया तो हमें सब्जेक्ट के लिए हु लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे भी करके आप कर सकते हो। आई फॉरबिड यू डैश देयर, क्या आएगा, आई फॉरबिड यू डैश डेयर। देखिए फॉरबिड का जो मतलब होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, मना करना, रोकना, ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है, यानी कि इसमें नॉट वर्ड ऑलरेडी है इसमें। इसलिए कभी भी अगर ये सेंटेंस में आता है तो उसमें आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, गलत हो जाएगा अगर नॉट लगाओगे। तो इसके बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो फॉरबिड के बाद हमेशा ध्यान रखना, फॉरबिड के बाद हमेशा 2 + V1 आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई फॉरबिड यू टू गो, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है, टू गो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे हमें बताना है क्या फिल करोगे, डैश मैन इज मॉर्टल। ये आर्टिकल का रूल है, AND नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके टफ आए चाहे इजी आए, आएंगे तो ये सारे जितनी भी ग्रामर के रूल हैं वहाँ से क्वेश्चन सब जगह से आते हैं। अब वो टफ लेवल हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे इजी लेवल हो, लेकिन आता तो सब यही सब है। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो जब मैन, यहाँ पे क्या कह रहा है, मैन इज मॉर्टल। तो जब मैन या वुमेन, है ना, जब मैन या वुमेन वर्ड का यूज़ पूरे मैन काइंड को दर्शाने के लिए होता है, एक जनरल सेंस में अगर बात की जाती है, जैसे मैन या वुमेन, इनकी अगर बात ना मतलब इन दोनों वर्ड का अगर यूज़ ना पूरे मानव जाति को दर्शाने के लिए एक जनरल सेंस में किया जाता है, मैन काइंड को दर्शाने के लिए एक जनरल सेंस में किया जाता है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, है ना। तो मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, यानी कि आदमी जो होते हैं वो मरणशील होते हैं। ऐसा किसी एक पर्सन को पर्टिकुलराइज नहीं किया है कि एक आदमी या फला आदमी मरणशील होता है, पूरे मानव जाति को कहा है, पूरे मैन काइंड को कहा है कि आदमी मरणशील होते हैं। इसमें आदमी औरत सब आ गए। आदमी मरणशील मतलब एक दिन मरना ही है। मनुष्य जो होता है वो नश्वर ही होता है, मॉर्टल मतलब नश्वर भी होता है, नश्वर ही होता है, मतलब मनुष्य जो है वो नश्वर है, मरणशील है। तो पूरे मानव जाति को बोला गया, पूरे मैनकाइंड को बोला गया, इसलिए इनके आगे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक कर देता तो आप यहाँ पे दा लगा सकते थे। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इन मैथमेटिक्स इज, क्या आएगा, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इन मैथमेटिक्स इज। मैथमेटिक्स में ये जो इंडेक्स है इसका प्लूरल बताना है, क्या होगा, इंडेक्सेस या इंडाइसेस या इंडेक्स या इंडेक्शन, क्या आएगा बताना है। देखिए इंडेक्स जो वर्ड है ना, इसके इंग्लिश में 2 प्लूरल रूप होते हैं, है ना, 2 प्लूरल। जो इंडेक्स वर्ड है ना, इसके इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, जैसे जब बुक के पीछे दी गई जो लिस्ट की बात होती है तो प्लूरल इंडेक्सेस इसका आ जाएगा, तब इसका प्लूरल क्या होगा, इंडेक्सेस। कब, जब बुक में, है ना, बुक के पीछे दी गई जो लिस्ट की बात होती है, जो सूची की बात होती है, ठीक है, दी गई लिस्ट की बात हो, तब यहाँ पे आप इसका प्लूरल बनाओगे इंडेक्सेस, इंडेक्सेस। बट ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा है कि मैथमेटिक्स में इंडेक्स का प्लूरल क्या है, लेकिन जब मैथमेटिक्स में जैसे घातांक हो या सूचकांक की बात होती है ना, तो इसका जो शुद्ध लैटिन जो प्लूरल होता है वो इंडाइसेस होता है, इंडाइसेस होता है मैथमेटिक्स में। ओके बच्चे, ये ध्यान रखना है, थोड़ा माइनर सा फर्क है।
यहाँ पे मैथमेटिक्स पूछ लिया है, तो आपने ध्यान रखना है ये चीज़ें। जब मैथमेटिक्स में घातांक होता है ना, घातांक सूचकांक की बात होती है, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ घातांक में हिंदी में, घातांक या फिर सूचकांक, इन सब की बात होती है। तो प्लूरल इनका इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस होगा। बुक के पीछे ले रहे तो बुक के पीछे दी गई लिस्ट की बात हो तो इसका इंडेक्स का इंडेक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा था, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बताना कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आज की क्लास में। अब क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हैड आई नोन डैश आई डैश यू, हैड आई नोन आई डैश यू। तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का ये इन्वर्जन रूप है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है कि हैड आई नोन, तो उस दूसरा वाला सेंटेंस किस में जाएगा। तो हैड आई नोन से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है ना, ऐसे भी स्टार्ट होता है, इफ़ प्लस हैड प्लस V3, तो इधर वाला किस में जाएगा, वुड हैव प्लस V3, यही ना, वुड हैव प्लस V3। यही चीज़ को इन्वर्जन कर दिया गया है, यही चीज़ है हैड आई नोन, मतलब यही चीज़ है। हैड आई नोन का मतलब ही हो गया इफ़ आई हैड नोन, इफ़ आई हैड नोन। तो चाहे ऐसे लिखो, इफ़ करके लिखो, चाहे हैड करके लिखो, बात एक ही हो गई। बस इसमें क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले ले आया है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बाद में रख दिया। या फिर ऐसे इसको भी लिख सकते हो, इफ़ आई हैड, यहाँ पे इफ़ लगा दिया, उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा, उसके बाद V3, ऐसे भी आप कर सकते हो, वही रूल हुआ। और ऐसे भी रूल हो सकता है। तो लेकिन इधर वाला जो क्लॉज होगा, सेम क्लॉज है, वुड हैव प्लस V3 ही आएगा। तो वुड हैव प्लस V3 का ही यूज़ होगा, यहाँ पे आपका वुड हैव प्लस V3 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, इट इज़ हाई टाइम V डैश, क्या आएगा, इट इज़ हाई टाइम V। तो ये बहुत बार सेंटेंस में आपके टीजीटी में काफ़ी पूछा गया। जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम से हो, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आए तो उसका जो वर्ब होगा वो V2 होगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। तो लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम, है ना, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनके बाद अगर कोई क्लॉज आती है तो वो सिंपल पास्ट में जाएगी। सिंपल याद रखना है, सिंपल पास्ट में जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्लॉज आया है, उसके बाद आपका V2 आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट, इफ़ सी डैश अ बर्ड सी वुड फ्लाई। तो ये एक इमेजिनेशन अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है ना, कि अगर वह एक चिड़िया होती वो उड़ जाती। तो भाई ये तो हिपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, एक इमेजिनेशन, कोरी कल्पना की बात हो गई, है ना, जो सच नहीं हो सकती। कोरी कल्पना की बात कभी सच नहीं हो सकती। अगर वो चिड़िया होती तो ये करती। तो इसका एक रूल है कि चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, जब भी बात हिपोथेटिकल सिचुएशन की हो या इमेजिनेशन अनरियल सिचुएशन की हो, कोरी कल्पना की बात अगर सेंटेंस में हो रही है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा पास्ट टेंस की वर ही आएगी, पास्ट टेंस का वर ही यूज़ होगा। वाज लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, प्लीज डैश द बुक ऑन द टेबल। इसका क्या होगा, लाई ले लेन लाइड, प्लीज डैश द बुक ऑन द टेबल। देखिए, जब किसी चीज़ को, जब किसी ऑब्जेक्ट को जानबूझकर किसी जगह पर रखने या लेटाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए यहाँ पे लाई का एक वर्ड है, मैंने बताया भी था, लाई मतलब होता है, एक होता है झूठ बोलना, लास्ट टाइम मैंने बताया था इसका। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो आपका लाइड होगा, थर्ड फॉर्म भी इसका लाइड होगा। ठीक है बच्चे, फिर एक लाई होता है, सॉरी, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई मतलब लेटना भी होता है, लेटने के सेंस में भी आता है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो आपका ले होगा, थर्ड फॉर्म जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। और एक होता है ले, ले मतलब होता है रखना, है ना, ले मतलब होता है रखना या अंडे का सेंस में आता है, रखना होता है, हाँ, मतलब ले मतलब रखना होता है, मतलब अंडे देना होता है। ठीक है, अंडे देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लीज़ डैश बुक ऑन द टेबल, क्या कह रहा है कि टेबल पर बुक रख दो, रखने का सेंस आ रहा है, झूठ बोलने का सेंस तो नहीं आ रहा है।
इट मीन्स ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा आपका। लेटने का सेंस भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं लगेगा। रखने का सेंस आ रहा है तो ये वाला लग सकता है। ले, रखने का सेंस आ रहा है तो कौन सा लगेगा आपका? ले। तो यहाँ पे प्लीज़ डैश द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे ले की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यानी कि यही। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि ले का जो सेकंड फॉर्म है वो भी बता दूँ। ले का जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी लेड आएगी, थर्ड फॉर्म भी आपका लेड आएगा। यहाँ पे गलत कर बताया मैंने, लाई का ले है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेन होगा, सॉरी लेन होगा। लेकिन ले का जो सेकंड फॉर्म है वो आपका सेकंड फॉर्म जो है वो लेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। तो यहाँ पे रखने का ही सेंस आ रहा है आपका, ये ले करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ले करेक्ट हो गया। जो कि यहाँ पे प्लीज़ के बाद ये आपका कंपैरेटिव है, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो ले इज़ करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, दिस इज डैश बुक, दिस इज डैश बुक, समबडी इज एल्स, समबडी। तो ध्यान रखना, जब समबडी हो, एनीबडी हो या नोबडी के साथ एल्स लगा हो, जब भी आपके सेंटेंस में समबडी आ जाए, ऐसे ही समझा दे रही हूँ, जब भी समबडी आए या एनीबडी आए या नोबडी आए और इनके साथ एल्स लगा हो, है ना, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, इनके साथ एल्स लगा हो और उस पर पोजीशन जताना हो, तो आप किसके साथ लगाओ, मतलब जब उस पर अगर अधिकार जताना हो तो आप एपोस्ट्रॉफी एस किस पर लगाओगे? एपोस्ट्रॉफी एस कभी भी समवन या समबडी पर नहीं लगाओगे, आप एल्स के लास्ट में लगाओगे, ऐसे, है ना। तो ये जैसे मैंने कहा समबडी, समबडी भी आया और एल्स भी आया। अब इसमें पोजीशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ लगाएंगे? क्या समबडी ऐसे कर देंगे, समबडी इज एल्स? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप लगाओगे इसके साथ, समबडी एल्स, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी, एल्स के बाद लगेगी एपोस्ट्रॉफी। अगर आपका एल्स नहीं होगा, एल्स नहीं है, तब अगर पोजीशन की बात हो रही है तब आप यहाँ पे लगा सकते हो, समबडीज में लग सकता है। लेकिन समबडी के साथ एल्स भी यूज हो रहा है तो एल्स में लगाओगे आप एपोस्ट्रॉफी एस, समबडी में नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, समबडी एल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट, इसका बताना है क्या हो जाएगा। ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी ही गलतियाँ, यानी कि जो अपनी गलतियाँ हैं उसके प्रति क्या है? ब्लाइंड है, फॉल्ट, अपनी कमियाँ। जब कोई इंसान अपनी कमियों, अपनी गलतियों या अपनों के दोष देखकर भी जानबूझकर अनदेखा करे तो वहाँ पे हम ब्लाइंड टू लगाते हैं, इसका रूल है ब्लाइंड टू। आ गया, एक बच्चे ने पूछा भी था, ब्लाइंड टू कब लगता है? ब्लाइंड टू कब लगता है? जब बात होती है अपनी कमियों की, अपनी गलतियों की, या अपनों के दोष को देखकर भी जानबूझकर इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, इग्नोर करना, वहाँ पे ब्लाइंड टू लगेगा। और ब्लाइंड इन कब लगता है? ब्लाइंड इन या ऑफ भी रख लो यहाँ पे, जब कोई एक आंख से सच में अंधा है, फिजिकली रूप से, फिजिकली जब कोई सच में अंधा हो एक आंख से, ठीक है, एक आंख से अगर अंधा है तो फिजिकली सच में वो अंधा है एक आंख से, तो ब्लाइंड इन या ऑफ लगेगा। अब ब्लाइंड विद कब लगेगा? ब्लाइंड विद बोथ आइज, यानी कि जब दोनों आंखों से, फिजिकली रूप से दोनों आंखों से वो अंधा है तो ब्लाइंड विद लगेगा। फिलहाल यहाँ पे फॉल्ट की बात हो रही है, अपनी कमियों की बात हो रही है, अपनी गलतियों की बात हो रही है, तो टू इज करेक्ट। ही डील्स डैश शुगर, तो मैंने ये बताया था डील के साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशन आती है। जब किसी इंसान या मुश्किल समस्या से निपटना हो तो आप डील विद लगाओगे, जब किसी पर्सन से आप डील करते हो या कोई प्रॉब्लम से आप डील करते हो तो आप वहाँ पे डील विद लगाओगे। बट जब किसी गुड्स, किसी बिजनेस, किसी ट्रेड, है ना, जब आप किसी गुड्स यानी कि किसी वस्तु, किसी बिजनेस का व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, ट्रेड करते हो, तो डील इन। यहाँ पे शुगर क्या है? एक बिजनेस है, तो यहाँ पे डील इन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव नो डाउट डैश ही विल सक्सीड, क्या आएगा यहाँ पे? आई हैव नो डाउट डैश ही विल सक्सीड। तो ये कंजंक्शन का एक रूल है, जब भी सेंटेंस में डाउट के साथ नो या नॉट लगा हो, यानी सेंटेंस नेगेटिव हो और एकदम जो संदेह है वो बिल्कुल ना हो,
तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा दैट का यूज़ होगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना, आई हैव नो डाउट, नो भी लगा है, डाउट भी लगा है। तो डाउट के साथ आपका नो आए या फिर नॉट आए, याद रखना इसको, डाउट के साथ आपका नो आए या नॉट हो, यानी सेंटेंस नेगेटिव हो और संदेह बिल्कुल ना हो, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका दैट। और अगर पॉजिटिव होता, जैसे मैंने कहा आई हैव अ डाउट, है ना, अगर मैं कहती आई हैव अ डाउट, डाउट मतलब संदेह होने पर, अब क्या लगाओगे, तब यहाँ पे अगर कंजंक्शन हमें जोड़ना रहता है, एक दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई हैव अ डाउट, लेकिन नो नॉट लगा हुआ है, संदेह है भी नहीं, तो ये ध्यान रखना है। डाउट के साथ नो या नॉट आएगा तो दूसरे कंजंक्शन को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। अगर डाउट ओनली आ रहा है, संदेह है, तो हम दूसरे कंजंक्शन को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। नोबडी फोन डैश, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो क्वेश्चन टैग का सिंपल है, अगर आपका क्वेश्चन टैग का अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखेंगे नोबडी फोन, नोबडी से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो नोबडी एक नेगेटिव शब्द है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने बताया था ना कि जब भी नोबडी आए, समबडी आए, एवरीवन आ जाए या फिर समवन आ जाए, इसके लिए हमेशा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, इसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो दे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिड दे करेक्ट हो जाएगा। अब फोन्ड आया है यानी कि सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और दे, नोबडी, समबडी, समवन, इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा। ये ध्यान रखनी है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये भी इजी है। 10 माइल्स यानी कि जब कोई डिस्टेंस, टाइम या मनी एक साथ मिलकर एक पूरी यूनिट, एक सिंगल यूनिट का काम करे तो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। जैसे डिस्टेंस की बात हो रही हो, ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो या मनी की बात हो रही हो, अगर इनको ये सब मिलकर एक साथ मिलाकर एक सिंगल यूनिट का काम करे तो इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो 10 माइल्स यहाँ पे क्या है, 10 माइल्स एक ना डिफिनिट दूरी को दिखा रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका सिंगुलर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस अवॉइडिंग अ डैंगलिंग मॉडिफायर, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो डैंगलिंग मॉडिफायर को अवॉइड कर रहा है वो सही है। डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब सेंटेंस के शुरू होने वाले पार्ट में बताया गया काम में सब्जेक्ट का मेल ना खाना, वो होता है डैंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, पार्क में टहलते हुए, वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए, यानी कि ये काम कोई इंसान कर रहा होगा, है ना, ये काम कोई इंसान कर रहा होगा। ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ही वॉज बिटन बाय स्नेक, उसे सांप ने काट लिया, ये एकदम सही है। यहाँ पे आपका डैंगलिंग मॉडिफायर नहीं है, एकदम करेक्ट है। अच्छा, पहले वाले में देखेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर, ये डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती है। वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में टहलते हुए, अ स्नेक बिट हिम। आप ऐसा लग रहा है कि सांप, पार्क में कौन टहल रहा है, सब्जेक्ट गायब है, स्नेक ने उसको काट लिया, है ना, पार्क में कौन टहल रहा है ये नहीं पता, है ना, जैसे स्नेक पार्क में टहल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका इसमें भी देखोगे वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बाइट्स हिम, ये भी गलत है। सब्जेक्ट मतलब गायब कर देता है, डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब सब्जेक्ट गायब कर देगा, तो वो डैंगलिंग मॉडिफायर की क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ये आपका बी सही है कि वॉकिंग इन द पार्क में यहाँ पे साफ साफ सब्जेक्ट की वही टहल रहा था पार्क में जब स्नेक ने उसे काटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। यू हैड बेटर डैश अ डॉक्टर, हैड बेटर मतलब अच्छा होगा कि, बेहतर होगा कि, तो ये ध्यान रखना है आपका, कभी भी आए सेंटेंस में हैड बेटर आ जाए, हैड बेटर आ जाए या वुड बेटर आ जाए, हैड बेटर या वुड बेटर। ठीक है, हैड रेदर भी याद रखना, हैड रेदर या वुड रेदर। इनके बाद वर्ब जो आएगी ना,
V1 आएगी, बस इतना ध्यान रखना। वर्ब की बेस फॉर्म आएगी यानी कि V1 आएगी, बेयर इन्फिनेटिव। मतलब इनके बाद जो वर्ब आएगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि बिना टू के वर्ब आएगी। तो यू हैड बेटर, तो टू कंसल्ट नहीं होगा, कंसल्टिंग नहीं होगा, कंसल्टेड नहीं होगा, कंसल्ट इज करेक्ट। V1 आएगा, मैंने कहा V1, कंसल्टेड तो ये आपका V2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ही जम्प्ड डैश द ऑफर टू एट ऑन ओवर, क्या आएगा? ही जम्प्ड डैश द ऑफर। अभी लिटरेचर की क्लास इसके बाद ही आपको मिलने वाली है, ग्रामर की मिल जाएगी, उसके बाद लिटरेचर की आपको मिलेगी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे जब हम किसी ऑफ़र की बात करते हैं, किसी चांस, किसी ऑफ़र या किसी मौके को बिना देरी किए खुशी से उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए एक फिक्स फ्रेजल वर्ब आता है, जंप एट। क्या आता है? जंप एट, जंप एट, ठीक है। तो ही जंप्ड एट द ऑफर, मतलब उसने तुरंत क्या किया, ये जो प्रस्ताव है लपक लिया, ऐसे बोलते ना, जंप्ड एट, जंप एट। सी मेड हिम, इसका बताइए क्या होगा? अच्छा, किसी बच्चे ने पॉजिटिव वर्ब का भी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं, हैज़ हैड, अगर आपका हैव हैड से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव वर्ब, हैव हैड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आगे आपकी V3 ही आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव वर्ब का ध्यान रखना, हैव या फिर हैड, तो आगे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वो नॉन लिविंग चीज़ आएगी, देन V3 आएगी, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कहीं हैव हैड नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे आपका हैव हैड नहीं आया, यहाँ पे तो मेड से ही स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये दो रूल है, ये भी पॉजिटिव वर्ब का एक रूल है कि अगर आपका मेक मतलब मेक या मेड के बाद कोई सजीव ऑब्जेक्ट आता हो, मतलब मेक, मेड, इनके बाद कोई आपका लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि हिम, है ना, जैसे कि मी, ये सब क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट आता है। तो मतलब इनसे काम करवाया गया है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनसे काम करवाया गया। तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बिना टू के वर्ब आएगा, क्राई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो हैव हैड वाला जो मैंने भी ऊपर बताया, हैव हैड, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो नॉन लिविंग चीज़ रहेगी, ठीक है, नॉन लिविंग, जैसे वो बूट्स वाला था, और उसके बाद V3 आएगा। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नाउ हेयर डैश सच ब्यूटी, नाउ हेयर डैश सच ब्यूटी, क्या आएगा? मैंने कहा अभी जस्ट हमने पढ़ा, कभी भी आपका सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो, है ना, नेवर से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, सेल्डम से स्टार्ट हो, या फिर नो सूनर से स्टार्ट हो, या बेयरली से सेंटेंस स्टार्ट हो, या रेयरली से सेंटेंस स्टार्ट हो, या नाउ हेयर से स्टार्ट हो, ये सारे क्या एडवर्ब्स हैं, और ये सारे क्या है? नेगेटिव शब्द हैं, ठीक है। मतलब जैसे नेगेटिव शब्द से अगर नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इन्वर्जन लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, देन सब्जेक्ट रखेंगे। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक यही करेक्ट है, आई हैव आई सीन हो जाएगा, ठीक है। हैड सीन आई कर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो सब्जेक्ट इधर रख दिया, वर्ब रख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। हाई तो गलती है, ये भी गलती है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। आई ऑब्जेक्ट टू लेट, छोटे हैं लेकिन ट्रिकी हैं, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ उसी टाइप का है ये सब क्वेश्चन। आई ऑब्जेक्ट टू लेट, बताना जरूर आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये एक रूल है, हमेशा याद रखना, आई ऑब्जेक्ट टू लेट। देखिए ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, देखिए कभी भी आपके सेंटेंस में एडिक्टेड टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, या गिवन टू आ जाए, है ना, गिवन टू आ जाए, प्रॉन टू आ जाए, है ना, यूज टू आ जाए, ठीक है। यूज टू उस वाले सेंस में अगर आपका इज एम आर आ रहा है तो, ठीक है, कभी भी आ जाए तो इनके बाद ना वर्ब अगर आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे हाँ ऑब्जेक्ट टू आ जाए,
ऑब्जेक्ट टू आ जाए, तो इनके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब जो आएगा ना वो वर्ब में आईएनजी जरूर आना चाहिए, यानी कि आप जिरंड बोल सकते हो, उनके बाद जिरंड आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू है तो जिरंड पक्का आएगा, तो ये तो कट गया, यहाँ पे जिरंड है, यहाँ पे जिरंड है, यहाँ पे जिरंड है। अब यहाँ पे बच रहा है कि हिम हिज ही, यहाँ पे क्या है, ये क्या रूल है, पक्का जिरंड तो आएगा। तो जिरंड जब आएगा तो हमें कौन सा इसमें सही रखना है, ही रखेंगे कि हिज वाला कि हिम वाला। तो ध्यान रखना किसी जिरंड से ठीक पहले हमेशा पोजीशन बताने वाला पजेसिव एडजेक्टिव आया, जैसे कि माई हो गया, अवर हो गया, हिज हर, ये आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा। जिरंड यहाँ पे पक्का कमिंग लगेगा, बट यहाँ पे अगर हमें लगाना है कि हिम हिज में क्या लगाएंगे, यानी कि आपका पजेसिव प्रोनाउन लगाएं कि सब्जेक्टिव लगाएं या फिर तो यहाँ पे ध्यान रखना जिरंड से पहले और पोजीशन जिरंड से पहले ठीक पहले हमेशा पोजीशन बताने वाले जो वर्ड होते हैं जैसे पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हिज, हर, यही आता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 रूल थे, दोनों ध्यान रखना है, कभी भी आए तो हमेशा चूज करना इसी को। जिरंड अगर आ रहा है इस टाइप में तो आगे अगर आपका पजेसिव दिया है तो आप पजेसिव एडजेक्टिव को चुनोगे। द हेन हैज़ डैश एन एग। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया जो मैंने ऊपर आपको बताया था, अंडा देने वाला सेंस, रखने वाला सेंस। तो जस्ट अभी बताया, ले मतलब क्या होता है, रखना होता है या फिर अंडा देना होता है, जस्ट अभी ऊपर मैंने बताया। तो यहाँ पे अंडे देने की बात हो रही है, हेन की बात हो रही है, तो इसका सेकंड जो फॉर्म होगा वो लेड होगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है तो हैज़ के बाद क्या आता है, हैज़ प्लस V3 आता है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका V3 लगेगा, ये वाला लग जाएगा लेड। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये वाला लग जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सी बॉट आर। ठीक है, हमेशा याद रखना ओसिस कॉम्प, कभी भी एक से ज़्यादा अगर आपके एडजेक्टिव आ जा रहे हैं सेंटेंस में तो आप ये वाला रूल अपनाओगे। ठीक है, ये वाला रूल आप अपनाओगे। ओपिनियन है, साइज है, एज है, ये वाला आप रूल अपनाओगे। यानी कि हमें जब एक से ज़्यादा एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम कौन सा पहले रखेंगे। जैसे सी बॉट आ, उसने खरीदा, क्या खरीदा, ओसिस कॉम्प वाला रूल अपनाओ। उसने क्या खरीदा, तो पहले आपका ओपिनियन तो नहीं है इसमें, साइज रखेंगे, साइज भी नहीं है, एज रखेंगे, एज यानी कि एज क्या है कि वो न्यू है, यानी कि एज उसकी क्या है, पुरानी है कि नया है, तो नया है। उसके बाद क्या आया है, फिर आप क्या रखोगे, एस का तो नहीं है, कलर आया, कलर कैसा है, रेड है, ब्लू है, तो ब्राउन है ना। उसके बाद लास्ट में आ जाओगे मटेरियल पे, तो मटेरियल कैसा है, लेदर है। उसके बाद जैकेट, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, न्यू, ब्राउन, लेदर, जैसे जो रहेगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पे रखोगे। ही इज, जैसे यहाँ पे अगर एज पूछता तो एज रख देते, है ना। साइज अगर पूछता तो अगर सीक्वेंस से होता तो सीक्वेंस भी रखा जा सकता था। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, या इन, या विद, या अबाउट। यानी कि जब कोई पर्सन किसी सब्जेक्ट, किसी स्पोर्ट या किसी भी काम में कुशल हो या अच्छा होता हो तो हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है गुड एट। ठीक है, स्किल्ड हो, जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में हो, किसी स्पोर्ट में हो, किसी काम में हो, स्किल्ड हो, तो हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है गुड एट। गुड इन कहाँ आता है, गुड इन बोलना और लिखना गलत माना जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ए बी करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन, तो ये ध्यान रखना है, अपॉइंट आ जाए, अपॉइंट आ जाए, है ना, एलेक्ट आ जाए, एलेक्ट हो जाए, या फिर मेक आ जाए, ठीक है, या फिर क्राउन आ जाए। अपॉइंट, एलेक्ट, मेक या क्राउन, कुछ ऐसे वर्ब्स आए इनके बाद, मतलब इनके बाद अगर कोई ऐसा पोस्ट आता है जिस पर एक टाइम में केवल एक ही पर्सन बैठ सकता है, जैसे कि चेयरमैन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो उस पोस्ट के नाम से पहले हम आर्टिकल ए एंड दी का यूज़ नहीं करते बच्चे। तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है भाई,
अपॉइंटेड चेयरमैन, मतलब एक, इसके बाद ध्यान रखना है, एक ऐसा पोस्ट आता है जिस पर एक टाइम में केवल एक ही पर्सन बैठ सकता है, जैसे चेयरमैन, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट। तो इनके आगे आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? ये बाइबल की बहुत ही फेमस एक प्रोवर्ब्स है, पाप की कमाई मौत, है ना। देखिए वेजेस के दो मतलब है। वेजेस का मतलब एक होता है मजदूरी, ठीक है, पैसे, वेजेस का मतलब होता है। तभी जब ये मजदूरी के सेंस में आएगा तब ये प्लूरल होगा, यानी कि प्लूरल होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। लेकिन जब वेजेस का मतलब, एक वेजेस का मतलब होता है, जब वेजेस का मतलब किसी का काम, मतलब किसी काम का नतीजा, है ना, किसी काम का नतीजे की बात हो, मतलब आप बोल सकते हो परिणाम की बात हो, सजा की बात हो, पाप का फल होता है, तब आप क्या करोगे? तब ये हमेशा सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे दो रूल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? द सिन ऑफ वेजेस, पाप की जो सजा है, पाप का जो परिणाम है, पाप की जो नतीजा है ना, यही सेंस निकाल रहा ना, तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगर यहाँ पे मजदूरी या पैसों का सेंस निकलता तो भाई वहाँ पे आपका हो जाता प्लूरल वर्ब लगाते। ये ध्यान रखनी चीज़ें हैं। सी इज द डैश ऑफ टू सिस्टर्स। चलिए, सी इज डैश ऑफ टू सिस्टर्स के बारे में बात हुई है, यानी कि दो लोगों की कंपैरिजन की बात हो रही है। तो इसमें इट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन होगा तो भाई सिंपल है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगेगी स्मार्टर, और इसके पहले दा भी ध्यान रखना कि दा भी लगता है जब भी दो, ये ध्यान रखना है। ये एडजेक्टिव का बहुत अच्छा रूल है। जब सेंटेंस में ऑफ द टू की बात हो, ऑफ द टू की अगर बात हो रही हो, यानी कि दो में से, इसका यूज करके दो लोगों में से किसी एक को चुना जाता है, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यानी कि स्मार्टर, टॉलर, है ना, लगाते हैं। लेकिन उस डिग्री से पहले हमें क्या लगाना है? दा भी लगाना है, ये भी ध्यान रखना। जब कब लगेगा? जब ऑफ द टू की बात होगी। गॉड डैश द किंग, गॉड डैश द किंग, सेव्ड, सेविंग, इजी है। जब हम प्रेयर करते हैं, ब्लेस या शुभकामना देते हैं, तो वो किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है ना, तो वो सब्जेक्टिव मूड कहलाता है। और इस सिचुएशन में सब्जेक्ट चाहे आपका गॉड हो, गॉड ही क्यों ना हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे गॉड ही क्यों ना हो, वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म में आएगी। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आपके वर्ब में SEIS नहीं लगाओगे, ना कोई और लगाओगे। तो सेव, गॉड सेव द किंग। आई वुड रादर यू डैश टुमारो, आई वुड रादर यू डैश टुमारो। जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया कि आपका हैड बेटर आ जाए या फिर हैड रादर आ जाए, वुड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, तो इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना टू का वर्ब, V1 का सिर्फ यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वुड रादर यू डैश टुमारो। क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। वेंट, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे रूल अलग है। आई वुड रादर यू, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आया है डैश टुमारो। तो यहाँ पे एक रूल याद रखना, वुड रादर का मतलब होता है के बजाय पसंद करना, ठीक है, के बजाय पसंद करना। इसका भी एक रूल है कि अगर इसके ठीक बाद कोई नया सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे यू आया है, आ जाए, तो इसके आने वाली जो वर्ब होगी वो किस में होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, यानी कि V2 में होगी। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भले यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे V2 इज करेक्ट हो जाएगा। और वो जो रूल मैंने ऊपर बताया था वुड रादर हैड, वो दूसरा रूल है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द जूरी डैश आर डिवाइडेड विल वोट टुडे। क्या आएगा यहाँ पे? द जूरी का मतलब क्या होता है? जजों का जो ग्रुप है, जजों का ग्रुप है ना, जजों का समूह। क्या है? डिवाइडेड है। जजों का जो ग्रुप है वो आपस में बटी हुई है। इट मीन्स यहाँ पे आपका प्लूरल ही, प्लूरल लगा भी है। विल वोट टुडे, आगे क्या लगाओगे?
तो इसका मतलब हुआ कि जो जूरी है, जजों का जो ग्रुप है वो डिवाइडेड है, बटी हुई है। तो इसका मतलब उसकी जो इंसान है, उसके जो मेंबर हैं जूरी के, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें चीज़ नहीं बल्कि एक अलग अलग इंसान माना जाएगा। और इंसानों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा हु का यूज़ होता है, विच, दैट, हुम का यूज़ नहीं होगा। द जूरी हु आर डिवाइडेड विल वोट टुडे। ठीक है। नेक्स्ट, वन शुड कीप डैश प्रोमिसेस। इजी है ये भी। वन शुड कीप डैश प्रोमिसेस, तो हमेशा ध्यान रखना वंस ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव है। ठीक है। तो वन से अगर आपका सेंटेंस शुरुआत होता है तो उसमें कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वन ही ऑब्जेक्ट होगा। उसमें कहीं पजेशन की बात हो रही है तो वंस होगा। देखिए यहाँ पे वन से आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, आगे यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है तो यहाँ पे हमारा वंस हो जाएगा, कुछ और नहीं लगा सकते आप। वन मतलब हर कोई, कोई भी। तो इसके साथ पजेशन बताने के लिए हमेशा वंस का यूज़ होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इजी है क्योंकि हार्ड ही वर्क्स हार्ड, इजी है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि हार्ड जो वर्ड है वो खुद ही एडजेक्टिव है ना, और एडवर्ब दोनों का काम करता है। ये जो हार्ड वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी। एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मतलब हो गया कि कठिन। हार्ड मतलब कठिन, ये एडजेक्टिव का काम करने लगा, एडजेक्टिव कठिन। और अगर एडवर्ब का काम करता है तो कड़ी मेहनत से, हिंदी में बता रही हूँ, कड़ी मेहनत से, ये हो गया एडवर्ब। तो ये जो आपका हार्ड है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। अगर आप हार्डली लिख देंगे तो इसका मतलब मुश्किल से ही, ना के बराबर हो जाएगा। तो कड़ी मेहनत करता है या ही वर्क्स हार्ड हो जाएगा, हार्डली कोई यहाँ पे नहीं लगेगा। ही डैश अस्लीप वाइल रीडिंग, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ही डैश अस्लीप वाइल रीडिंग, नींद ना आना या सो जाने को इंग्लिश में एक फ्रेज है, क्या है, फॉल अस्लीप। ठीक है बच्चे, फॉल अस्लीप इसका मतलब होता है नींद ना आना, नींद आ जाना, सॉरी, नींद आ जाना या सो जाने के सेंस में लगता है ये, नींद आ जाना, सो जाना, फॉल अस्लीप। अब चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना, बीते हुए समय की बात हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे वाइल रीडिंग, तो बीते हुए समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे फॉल की जो सेकंड फॉर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगी, है ना, फेल होगी, यस फेल हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ही फेल एस्लीप व्हाइल रीडिंग, ये ध्यान रखना है अपने। ओके। नेक्स्ट, आई नीड सम, क्या लगाओगे आप, इक्विपमेंट, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स या इक्विपमेंट्स, बताइए। देखिए कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, है ना, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, न्यूज़ हो गया, इक्विपमेंट भी उसी में आता है। तो इक्विपमेंट जो है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें आप एस नहीं लगाओगे। ठीक है। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर का वाटर्स नहीं होता है, वैसे ही एक्विपमेंट भी है, तो एक्विपमेंट का एक्विपमेंट नहीं होगा, एक्विपमेंट। तो वैसे ही एक्विपमेंट में कभी भी प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। द जूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, द जूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे जूरी वही जजों का ग्रुप है, लेकिन एक मत होकर, यूनिटी की बात हो रही है ना, एक मत होकर एक वर्डिक्ट सुनाती है। वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, ठीक है, सुनाती है। तो इसे एक ग्रुप या एक सिंगुलर यूनिट माना जाता है। तो यहाँ पे आगे इट्स भी लगा हुआ है, तो वैसे भी यहाँ पे इट्स लगी गया है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है। स्कार्सली हैड ही अराइव डैश द ट्रेन लेफ्ट, तो मैंने कहा था स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट हो, स्कार्सली हो गया या बेयरली हो गया या हार्डली हो गया।
है ना। इनके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इनका जो पेयर बनता है वो व्हेन से बनता है। पेयर का मतलब आगे जो क्लॉज को ये कनेक्ट करने वाला जो कंजंक्शन रहेगा इनके साथ लगेगा हमेशा, वो व्हेन बनता है। तो यहाँ पे व्हेन इज़ करेक्ट। और देन किसका पेयर बनता है, मतलब देन किसका पेयर बनाता है, तो यहाँ पे नो सूनर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चेंज द पैसिव क्विनेन टेस्ट बिटर। पैसिव बताना है यहाँ पे क्विनेन टेस्ट बिटर, क्विनेन टेस्ट बिटर। देखिए कभी भी आपका टेस्ट आ जाए, है ना, वर्ब है टेस्ट, या फिर आपका स्मेल आ जाए, या फिर फील, है ना। तो ये सारे इन वर्ड्स का पैसिव वॉइस बनाने का एक रूल है। क्या रूल है, तो इन सब वर्ड्स का अगर आप सब पैसिव बनाओगे तो आप पैसिव कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लोगे। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रही हूँ, स्ट्रक्चर याद रखना। कभी भी आप ग्रामर पढ़ते हो ना तो उसका स्ट्रक्चर ज़रूर फॉलो किया करो, स्ट्रक्चर से आप बना ले जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर जो भी है हेल्पिंग वर्ब वो रखोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप एडजेक्टिव रखोगे। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, बिटर है, ये एडजेक्टिव है तो बिटर रख सकते हो यहाँ पे, है ना, एडजेक्टिव रखोगे। देन उसके बाद आप व्हेन रखोगे, व्हेन WHEN सॉरी, व्हेन रखोगे। देन उसके बाद आप इट इज़ रखोगे, इट इज़। उसके बाद V3 रखोगे, V3। जैसे यहाँ पर V3 क्या रखा गया है, V3 रखोगे, यानी कि यहाँ पे वर्ब ये है टेस्ट, तो टेस्ट है वर्ब, तो इसका जो V3 होगा वो क्या हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा, ये रख दोगे। बस ये हो गया। अब देखते हैं इस पे कौन सा, ये तो एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाने के लिए बोला था ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट रख दिया, यही देख लेते हैं, सब्जेक्ट रख दिया। फिर उसके बाद इज़ एम आर जो भी लगेगा, कुनेन आपका क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ लगा दिया। देन एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव कौन सा है, ये बीटर है, बीटर मैंने रख दिया। उसके बाद व्हेन आएगा, व्हेन रख दिया। उसके बाद क्या आएगा, इट इज़ आएगा, इट इज़ रख दिया। उसके बाद इसका V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड हो गया। यही करेक्ट है, बाकी सब नहीं करेक्ट है। कभी भी टेस्ट, स्मेल, फील जैसे शब्दों का पैसिव वॉइस बनाने का एक रूल है, ये ध्यान रखना है। ही डाइड डैश ओवर वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब मौत के कारण अगर है, जैसे अगर किसी की डेथ डिजीज़ से हो रही है तो आप डाइड ऑफ लगाओगे। लेकिन अगर किसी की डेथ बहुत ज़्यादा ओवर वर्क से, जैसे अधिक काम करने से ओवर वर्क से डेथ हो गई, या हंगर से हो गई, या घाव से हो गई, जहर खाने से हो जाती है ना। जैसे किसी बाहरी, जैसे एक्सटर्नल कोई रीज़न से अगर किसी की डेथ हो रही है तो डाइड फ्रॉम लगाएंगे। आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, तो ये तो ईजी है ना, इसका तो एक फिक्स प्रेपोजिशन है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब, टायर्ड ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब या आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो ये थे आपके क्वेश्चन। कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड बाकी ये नोट्स अगर चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी PDF आपको अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी मैं उस दिन PDF पूरा भेजने की कोशिश कर रही थी, चाहे लिटरेचर का ग्रामर, बट नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, उसमें बता ही रहा है ये जो मेरा जो टैब है उसी से नहीं जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। PDF भेजना उसमें बता रहा है कि PDF भेजना, या फिर जैसे कुछ होता नहीं है कि लैपटॉप वगैरह फॉर्मेट करना, ऐसा कुछ आ ही रहा है, उसको दिखाना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं देखती हूँ, इसलिए PDF नहीं भेजा पा रहा है। बाकी आप पढ़ते रहो। बाकी PDF लेना है तो ये आपकी पेड PDF भी आप ले सकते हो, रिजनेबल प्राइस में है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में है, आप ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।